हेलो, गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। हम्म, हाँ। हाँ, कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मैं मेरे बचपन की शिक्षा मेरे ज़िले में हुई है और मैंने 12th अनुग्रह नारायण कॉलेज से पास किया है और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अनुग्रह नारायण से आपने ग्रेजुएशन किया है। यस। क्या स्ट्रीम था? साइंस था सर। फिजिक्स साइंस। केमिस्ट्री। साइंस में क्या फिजिक्स स्पेसिफिक्स, केमिस्ट्री कौन सा सब? मैथ। फिजिक्स, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री, मैथ। 12th मैंने सर अनुग्रह नारायण से किया है, उस समय साइंस था मेरा। ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री से हुआ है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका हिस्ट्री से हुआ है। यस सर। कहाँ से? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज। और ऑप्शनल भी आपके आर्ट्स से हैं? यस। हिस्ट्री, यस। है ना? यस। अच्छा, ये बताइए, अनुग्रह नारायण के बारे में कुछ बताइए। अनुग्रह नारायण जी का जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद जिले में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। वो पेशे से एक हिस्ट्री के टीचर थे टीएनबी कॉलेज में। बाद में फिर वो बिहार विद्यापीठ की जब स्थापना हुई तो उसमें भी वो हिस्ट्री के टीचर बने आगे, और वो एक पेशे से वकील भी थे। उन्होंने फिर आगे चल के अपना वो काम छोड़ के फिर आज़ादी में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने चंपारण में भी सहयोग किया और आगे चल के वो डेप्यूटी सीएम बने बिहार के पहले। ओके, चलिए। अ, बिहार के इतिहास के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, यानी हिस्ट्री में यस। 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 बिहार के बारे में पढ़ना होगा। यस। लोटा आंदोलन सुने हैं ना? लोटा ये आंदोलन के सुना बारे में सुना हुआ है सर, बट याद नहीं आ रहा अभी मुझे। याद नहीं आ रहा है? अच्छा, चलिए। हिस्ट्री को कितने डिवीजन में बांट के पढ़ते हैं? अ, 3 डिवीज़न में मुख्यतः बाँटते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। कैसे कह सकते हैं कि हमारा इतिहास बदल रहा है? इतिहास को बदलता इ इ इतिहास बदलने का एक जो पैमाना होता है वो ट्रांज़िशन फ़ेज़ को देख के किया जाता है और वो बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं होता है। वो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में जब हमें बड़े तौर पे बदलाव दिखने लगते हैं, तब कहते हैं कि इतिहास में हमारा बदलाव हो रहा है। अच्छा, जब इतिहास पढ़े होंगे तो बिहार के यस। कौन से लीडर से आपको प्रेरणा मिलती है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यस। जेपी मूवमेंट पढ़े होंगे? यस सर। क्या था जेपी मूवमेंट? जेपी मूवमेंट 1976 में किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जिसमें वो सत्ता के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, जिसमें कि जो जे ज़्यादातर थे वो जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए? जयप्रकाश नारायण का जो मुख्य तौर पे भूमिका थी वो 1942 के आंदोलन में देखा जाता है उनका भूमिका। और मैंने मैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए हैं? अभी नाम याद नहीं आ रहा सर। नेपाल में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी, मैं अभी भूल रहा हूँ वो नाम। अच्छा। हम्म। अच्छा, नेपाल में किए थे, याद नहीं है? यस। है ना? यस। अच्छा, ठीक है। और इतिहास में और कौन से, मतलब बिहार के जो मतलब लीडर हैं, और कौन से लीडर अच्छे लगते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी अच्छे लगते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी। उनकी एक दो बातों से आप कुछ सीखना चाहेंगे तो कौन सा, मतलब बात से आप सीख सकते हैं? कौन सी बात उनकी अच्छी लगती है? वो उनका जो सिंप्लिसिटी थी लाइफ की, वो मतलब देश के पहले राष्ट्रपति होने के बावजूद जब तीसरी बार भी उनको ऑफर दिया गया था तो उन्होंने डिक्लाइन किया था, और उनका ये मानना था कि एक पद पे एक किसी व्यक्ति को ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे इनकी बात। अफसी के थोड़ा देर पहले आपने नेपाल का जिक्र किया। ट्रीटी ऑफ सुगौली पढ़े हैं? यस। यस सर।
कब हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगोली? 1816 में। क्यों? ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, जो तिब्बत का एरिया था, और जो उस समय भारत, अभी जो प्रेजेंट के भारत के भूभाग का जो एरिया है वो उससे सटा हुआ था, तो बॉर्डर, ब्रिटिश बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए किया गया था। किसके साथ संधि की गई थी ट्रीटी? नेपाल के राजा के साथ की गई थी। कौन थे नेपाल के राजा? ये याद नहीं है सर मुझे। किंग किंग डोगरा, याद है? याद नहीं है सर। ट्रीटी ऑफ यान्डू पढ़े हैं आप? हाँ सर, मैंने पढ़ा है। क्या है ट्रीटी ऑफ यान्डू? ट्रीटी ऑफ याना वो अफगानिस्तान में किया गया था, इंडो मतलब अफगानिस्तान वॉर के बाद, वहाँ किसके से साथ मतलब हुआ था? दोस्त मोहम्मद के साथ हुआ था सर, शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और अफगान रूलर के बीच में हुआ था, ताकि रसिया के साथ रशियन एक्सपेंशन और उसको रोका जा सके, इसलिए एक बफर बर्मा स्टेट के वाले रूप में। क्षेत्र में? यह हाँ? बर्मा वाले क्षेत्र में? सर, मैं अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ पूरी तरह से तो। अच्छी याद नहीं आ रही यस। है ना? अभी वर्तमान जो परिदृश्य देख रहे हैं, कोल्ड वॉर इसी दृश्य लग रही है, चाहे वह अमेरिका वेनेजुला का मुद्दा हो, यूक्रेन रशिया का मुद्दा हो, कोल्ड वॉर इसी स्थिति लग रही है, यस सर। या डायरेक्ट वॉर इसी स्थिति लग रही है? कोल्ड वॉर जैसी स्थिति लग रही है सर। कोल्ड वॉर, है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी रीजन? क्योंकि कोल्ड वॉर में जो मुख्य दो धाराएं बनी हुई थी, ब्लॉक, वो एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली एक्शंस ले रहे थे, वही अभी कोल्ड हमें वॉर देखने। के ही टाइम दो ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे, याद है कुछ? एक तो यूएन बना था सर। नहीं है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम ही, नाटो। नाटो। पढ़ा है आपने? और यस एक सर। उसके बाद यूएसएसआर के द्वारा कौन सा बनाया गया था? नहीं याद आ रहा है सर। वारसा पैक्ट। यस। तो नाटो और वारसा पैक्ट क्यों बनाया गया था? अ, ये एक सिक्योरिटी ग्रुप था, और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बना था, कि कोई भी अगर उस ग्रुप कितने के देश में। अभी नाटो में है, ये बताइए, कितने देश शामिल है नाटो में? मैं गेस कर सकता हूँ सर। करिए। 31 देश हैं लगभग। अच्छा, 31 देश है। लेटेस्ट देश कौन सा है? स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन। स्वीडन। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है। कब बना था नाटो? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सर, 1945 में ही बना था ये। अच्छा, एक बात बताइए। मैं ठीक एग्जैक्ट है, डेट याद नहीं। 1945 आपने बोला है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब का टाइम पीरियड क्या है, ये बता दीजिए हमें। 1939 से 1945। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बस ऑर्गेनाइजेशन बन गए? ये देखना पड़ेगा सर, मैं श्योर नहीं हूँ उसमें। तो ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो ये बता दीजिए, जापान पे बम क्यों गिराया गया? क्योंकि ये एक रिटेलिएटरी एक्शन था, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था यूएस के। क्यों क्यों अटैक किया था, कोई रीजन? क्योंकि जापान जो था वो जर्मनी के साथ था, और यूएस है वो ब्रिटेन और रशिया के ग्रुप में थे, इसलिए। ओके। जापान के जो दो शहरों पे गिराया गया था बम, क्या थे, नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी। पहले हिरोशिमा पे गिराया गया या पहले नागासाकी पे गिराया गया? शायद नागासाकी था सर, पहले। नागासाकी। अच्छा, पहले जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था, ये बता दीजिए। लिटिल बॉय।
और दूसरा जो गिराया गया? फैट मैन। श्योर है? पहले लिटिल बॉय गिराया गया और फिर सेकंड में फैटमैन गिराया गया। यस सर, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मतलब लिटिल बॉय ही लग रहा है मुझे कि पहले की गिराया गया था। अच्छा, ठीक है, ओके मैम। सो विनायक, आप यस मैम। सोशल मीडिया चलाते हैं? यस मैम। जापान से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत फेमस हो रहा है इन 2-3 दिनों में। अवेयर हैं आप? जापान में अब इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ एक महिला प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। ठीक है, वो पॉलिटिकल न्यूज़ है। एक थोड़ा-सा वाइल्ड लाइफ एनिमल से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत फेमस हो रहा है। नहीं मैम, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके। अ, कमिंग टू, जैसे आप नाटो के बारे में बात कर रहे थे, तो एक रीज़न ये भी था रशिया यूक्रेन का कि न यूक्रेन इज़ वांटेड टू जॉइन द नाटो। सो यस मैम। अभी क्या स्टेटस है रशिया यूक्रेन वॉर का? रसिया यूक्रेन वॉर में मतलब रसिया को यूक्रेन को अभी भी यूएस सपोर्ट कर रहा है, और इस बात पे दोनों में अभी बात चल रही है। अभी तो स्टे है वॉर पे, अभी अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी सुझाव भी दोनों में मतलब जो सुलझना होना है वो भी नहीं हुआ है अभी तक। अभी तो अभी अटैक एक नहीं हो रहे हैं? रशिया के थ्रू अभी अटैक नहीं किए गए हैं यूक्रेन पे, या यूक्रेन के थ्रू रिटेलिएट नहीं किया गया है? रिसेंटली 1 मंथ में तो नहीं हुआ है मैम। ओके, तो यूक्रेन क्यों ज्वाइन करना चाहता है नाटो? वो सिक्योरिटी पर्पस से ज्वाइन करना चाहता है, ताकि वो एक नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज का मेंबर रहे। बाकी जो उसके आसपास के कंट्री हैं जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, उनमें से बहुत सारे देशों ने नाटो ज्वाइन किया हुआ है, और जैसे वो कि एक डेवलपमेंट का ही मुद्दा होता है। जैसे बुल्गारिया है, रोमानिया है, सबने नाटो ज्वाइन कर लिया है? और स्वीडन भी है, और ये एक समय रसिया के ही पार्ट थे, बाद में चल के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ओके, यूक्रेन की कंट्री से एक वाटर बॉडी टच करती है। वाटर बॉडी कौन सी है? ब्लैक सी है, और सी ब्लैक ऑफ सी है, अजॉब। हाँ, सी ऑफ अजॉब है। सो ब्लैक सी क्यों सिग्निफिकेंस रखता है रशिया के लिए? क्योंकि वो ऑल वेदर पोर्ट है रसिया के लिए। रसिया के जो नॉर्दर्न पोर्ट्स हैं वो फ्रीज कर जाते हैं, और मेडिटेरेनियन और अटलांटिक से ट्रेड करने के लिए रसिया ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से। तो ब्लैक सी पे जो एक पोर्ट है, इफ यू यस, नो द नेम ऑफ इट। सेवेस्टापोल। सेवेस्टापोर्ट। सेवेस्टापोल पोर्ट है क्रीमिया में, जो रसिया के अंडर है। रशिया के अंडर है, हाँ, लेकिन एक जो पोर्ट है ब्लैक सी में जो रशिया ऑक्युपाई करना चाहता है, जो अभी यूक्रेन के अंडर है। ये नहीं पता है मैम मुझे। ठीक है, कमिंग टू इंडिया में, एक अभी कंट्री के कोई रिप्रेजेंटेटिव आए थे। यस मैम। कौन आए थे अभी रिसेंटली रिसेंटली? याद नहीं आ रहा मैम मुझे। फ्रांस प्रेसिडेंट? हाँ, फ्रांस के न्यूज़ प्रेसिडेंट पढ़ा है? इमैनुअल मैक्रोन, हाँ, एआई समिट के लिए ओके, वो भारत आए हुए थे। एआई समिट के लिए भारत आए थे। एंड आप टेक savvy भी हैं, आई कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ कि यस। आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पसंद है पढ़ना जो भी। तो जो एआई समिट में एक कंट्रोवर्सी रेज हुई थी, पता है उसके बारे में? हाँ, भारत की एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उन्होंने चाइनीज़ रोबोट को खुद के यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप एक रोबोट ओरियन बताया था। ओरियन को हम्म। इंडिया डेवलप्ड बताया था, तो उस पे काफ़ी तो जो दिक्कत। एआई एआई रोबोट्स है, ठीक है, तो यस अगर मैम। मैं बोलूँ आपको कि एआई को आपको लेम लैंग्वेज में एक नॉन टेक्निकल बंदे को कुछ समझाना है, तो आप कैसे बताइएगा कि एआई होता क्या है? एआई
अगर मैं किसी नॉन टेक्निकल को बताना चाहूँगा तो मैं उसको ऐसे बताऊँगा कि एआई एक आर्टिफ़िशियल मतलब आर्टिफ़िशियली रूप में वो मानव ही है। लेकिन जिस तरह हमें आस-पास की जानकारी चाहिए होती है ताकि हम एक अपना ओपिनियन बना पाते हैं, उसी तरह एआई को भी उसमें डेटा फ़ीड किया जाता है। डेटा ही उसकी जानकारी है। जितना ज़्यादा उसे हम जानकारी प्रोवाइड कराएँगे, उतना ही अच्छी तरीके से वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। ओके। एआई के फाउंडर कौन है? हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ एआई? नाम तो अभी याद नहीं आ रहा मैम मुझे। अच्छा, जो एआई समिट हुआ है, उसके कुछ हाइलाइट्स बताइए। एआई समिट्स में जो प्रधानमंत्री जी थीं, उनका कहना था कि जो सारा डेवलपमेंट हो एआई का, वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए और हाईटेक जो अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके, उसका सॉल्यूशन भी हाईटेक पे ध्यान देना चाहिए पूरे वर्ल्ड को और भारत आने वाले समय में ज़्यादा जो है वो इस पे फंड रिलीज़ करेगा और ये कोशिश करेगा कि जो भी एकेडमिक्स हैं, जैसे अभी एनवीडिया के साथ एमओयू साइन हुआ है योटो का या लार्सन एंड ट्यूब्रो का ताकि वो एजुकेशन सिस्टम में भारत में एआई में इन्वेस्ट कर सकेंगे और लोगों के अंदर एआई को अगर आप देखें, इंडिया में कितना ग्रोथ हो रखा है एआई का? हम नीति लोग कुछ आयोग कर का रहे हैं, कुछ डिस्कवरी इन्वेंशन किए हैं एआई पे कि और एआई वी आर पे डूइंग जस्ट इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज? भारत का अपनी कोई वैसे अभी भारत ने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रूप में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है लेकिन नीति आयोग ने बहुत सारे काम किए हैं उस पे अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू और यहाँ पे जो बॉट बन रहे हैं हमारे जो चैट जीपीटी के मॉडल पे भी एक मॉडल बनाया गया है उसका मैं नाम भूल रहा हूँ और एक चैट जीपीटी कहाँ का है? कौन से कंट्री का बिलोंग करता है ये? यूएस का है ये यूएस का है। कौन सी कंपनी इसको डेवलप की है? ओपन एआई ओपन एआई की है। गूगल का भी एक चैट जीपीटी का वर्जन आया था इक्विवेलेंट। अच्छा, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता है ओके। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है फिर बिहार पुलिस सर्विस है बिहार रेवेन्यू सर्विस है उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस है बिहार रेवेन्यू सर्विस आपने थर्ड पे रखा है। यस मैम तो जब आप बिहार रेवेन्यू सर्विस में मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पहली पोस्टिंग किस रूप में होगी? उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्सेस बिहार रेवेन्यू सर्विस बोलते हैं जो आप बता रहे हैं। आई थिंक इट इज कॉल्ड एज बिहार फिनेंशियल सर्विस। सॉरी मैम उसको बिहार फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं बिहार ओके। तो उनका क्या जॉब प्रोफाइल क्या है? बिहार रेवेन्यू सर्विस का टैक्स कलेक्शन में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और वो मतलब विच एजेंट टैक्स? कौन से जीएसटी टैक्स को कलेक्ट करते जीएसटी जीएसटी हैं? जीएसटी कब लागू स्टेट हुआ था? 2017 में 2017 में। उससे पहले क्या था? उसमें उससे पहले वैट वैल्यू एडेड टैक्स दोनों में डिफरेंस क्या है जीएसटी और वैट में? जीएसटी एक एडवांस वर्जन है वैट का और वैट हर प्रोडक्ट पे अलग अलग लगाए जा रहे थे जीएसटी में बस एक टैक्सेशन का रेट दे दिया गया था ये भी एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इम्प्लीमेंटेशन वाइज क्या डिफरेंस है जीएसटी और वैट में? जीएसटी वैट पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी अब जीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आईजीएसटी करके तीनों है और इसमें शेयर होता है टैक्सेस का अब तो ये ज्यादा बर्डन हो गया सिटीजन्स पे। नो मैम क्योंकि कैसे? हम सेंट्रल जीएसटी भी भर रहे हैं, स्टेट जीएसटी भी भर रहे हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी भी भर रहे हैं। उसके जो टैक्सेशन के स्लैब हैं वो इस हिसाब से रखे गए हैं कि वो उस टोटल टैक्स के वैल्यू को ब्रीच ना करें तो आपने बिहार बजट पढ़ा है? यस मैम एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे? यस मैम मैंने कुछ पार्ट पढ़े हैं उसके तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम रेवेन्यू सोर्सेज देखें तो कौन कौन से रेवेन्यू सोर्सेज हैं? कहाँ से बिहार गवर्नमेंट इनकम लाती है अपने लिए? हम्म, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंस कमीशन के जो टैक्स डिवोल्यूशन होते हैं
वो एक बड़ा पोर्शन है। उसके बाद ये स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिलते हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे। फिर स्टेट के अपने टैक्स के सोर्सेस हैं और बोरोइंग गिव है। मी अ ब्रीफ, मतलब 1 पॉइंटर्स बताइए, 1 2 3 टॉप 3 सोर्सेस कौन से हैं? टैक्स डिवोल्यूशन, बिहार ओन टैक्स डिवोल्यूशन एंड बिहार ओन टैक्स कलेक्शन, कौन से स्टेट टैक्स, टैक्स? बिहार ओन टैक्स, व्हिच टैक्स? लैंड पे है, स्टैम्प ड्यूटी है, बिहार सरकार ये टैक्सेस जीएसटी कलेक्ट किस करती नंबर पे आती है? जीएसटी टैक्सेशन, जो इनकम जीएसटी रेज करती है। है बिहार सरकार के टैक्सेशन में वो सेकंड नंबर में है मैम। वो सारे तो बिहार के टैक्स रजिस्ट्रेशन वाला जो आप बोल रहे हैं वो तो दोनों एक ही साथ समेशन में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। दैट विल बी द सेपरेट इनकम सोर्स। ओके, ठीक है। विनय, आपका इंटरव्यू हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? खुद एनालाइज कीजिए। थोड़ा सा बोलने में मैं गड़बड़ा रहा था, पता नहीं आज क्यों वैसा, मतलब पहली बार मैं वो मतलब डिजिटल पे दे रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा अच्छा, मुझे। ये पहला मॉक इंटरव्यू है आपका? नहीं, मॉक मैंने दिया है बट मैं फिजिकली जाके देता हूँ। अच्छा, तो विनायक देखिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है, एंड यू आर सेइंग द आंसर विद कॉन्फिडेंस। उसमें कोई ये नहीं है कि आप में वो नर्वसनेस दिख रहा है हमें। बस थोड़ा सा इनफॉर्मल अप्रोच मुझे लगा, जैसे याद नहीं आ रहा है सर, ठीक है, कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट कैजुअली टॉकिंग, बट ये कैजुअली टॉकिंग वाला टेस्ट नहीं है आपका। दे आर गोइंग टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बिकम वेरी फॉर्मल, मतलब स्ट्रिक्ट हो जाना है, बट इट शुड अपियर लाइक यू आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल इंटरव्यू, ठीक है। ठीक थोड़ा ठीक है। इनफॉर्मल अप्रोच मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो से इट लाइक इस सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेकिन आपका बहुत इनफॉर्मल जैसा लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा सर अभी, एंड यू आर रेजिंग योर आईज, ऊपर देख रहे हैं। तो वो सब आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि बोलते बोलते हो जाता है कि हम ऊपर देखने लगते हैं, तो नहीं मैम, उसको जिस कंट्रोल। हम्म। जिस एक मिनट मैम, जिस क्वेश्चन मतलब मैंने ये एनालाइज किया है अपने मतलब वीडियोस को देख के कि जिस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ उसमें रेज होता है। मैं कोशिश करता हूँ ना हो, क्योंकि लेकिन बाकी जिसमें थोड़ा सा आंसर्स पता रहता है वो मैं सीधा बोलता हूँ, लेकिन जिसमें हम्म। नहीं वो ऑटोमेटिक ही मतलब ऊपर चला जाता है, उसी नहीं, को तो वो कंट्रोल। ही आपको कंट्रोल करना है। डू योर ओन प्रैक्टिस सेशन मिरर के सामने बैठ के, बिकॉज आप खुद ही हिंट दे रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ये थीम आपको नहीं पता है, एंड यू आर गिविंग ए हिंट थ्रू योर एक्सप्रेशन। तो फिर आपको वही क्वेश्चन पे बैठ के और ग्रिल किया जाएगा। तो ठीक है मैम। डोंट गिव एनी हिंट, बी वेरी बैलेंस, कि आता हुआ भी क्वेश्चन में, नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन में मेरा एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। कमिंग टू योर लाइक जो आपका ग्रेजुएशन है एंड जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो देखिए आप अनुग्रह नारायण जो आपने बताया वहां से आपने पढ़ाई भी की है, एंड जैसा सर ने आपका इंटरव्यू रुख किया कि हिस्ट्री में ऑब्वियसली बिहार हिस्ट्री विल बी द मेजर गेम, आपसे यस। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बार जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी बिहार हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी रही है, क्रोनोलॉजी तो इंडियन हिस्ट्री की तरह सेम रही है, लेकिन बिहारी लीडर्स एंड जो भी छोटा मोटा जो रिवॉल्यूशन हुआ था जो सिर्फ बिहार में हुआ था, वो सब एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि लगे कि यू हैव सोनली प्रिपेयर बिहार हिस्ट्री के एक्सपेक्ट्स में। ऑल राइट, कमिंग टू लाइक आपने जैसे बीएस बीपीएस बी और जो भरा है आपने बीआरएस आप बोल रहे थे, तो जो भी टॉप 5 है, जॉब प्रोफाइल हो गया, प्रमोशंस हो गया, कौन सी सर्विस है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये आपके क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा आपका बीएफएस आपने रखा है, उसको आपने बीआरएस बता बोल रहे थे आप, तो वो भी एक बार देख लीजिए क्या काम करती है, एंड वो अगर जो कुछ काम करती है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, कुछ ऐसा पार्ट है कि जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस पे भी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बिकॉज जैसे जीएसटी ही हुआ, तो फिर वो आपसे जीएसटी टैक्सेशन पूछेंगे तो उससे फिर आपसे पूछने लगेंगे, उसको डेप्थ में ही जाएंगे। ऑलराइट, तो ओवरऑल द इंटरव्यू अच्छा था, बस थोड़ा बहुत जो ब्रश अप करना है आप उसको कर लीजिए सर।
थैंक यू। मैम तो ऑलरेडी सारा कुछ बता ही दी। हम सोचे हिस्ट्री पे अच्छा कमांड कर ले, खास करके बिहार हिस्ट्री को लेकर, है ना। तो ठीक बाद है सर। बाकी मैम फीडबैक दे ही दी। तो वही जैसे कि आप बोलते बोलते आपकी थोड़ा सा है ना, आप ऊपर देखने लगते हैं, हाँ। आई कांटेक्ट थोड़ा लगा कि नहीं बन पा रहा है, तो वो सब थोड़ा ठीक है। ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में नहीं बन रहा होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे होंगे, हाँ बेहतर नहीं, ये पता चल रहा प्रॉब्लम होगा। मतलब ऐसा है, मैंने बोला भी कि जिसमें ऑफलाइन में भी जो नहीं आता है तो वो मैं ऊपर में हाँ ऑटोमेटिक चला जाता है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। उससे डिजिटली से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉब्लम है मेरे में। मतलब मैं ठीक। बोलने में बाद जो बाकी मैम बोल ठीक है, रही कि अच्छा अच्छा जाएगा जो इंटरव्यू में, विनायक, है ना, हाँ कोई कि सब जो मेजर। ज्यादा फॉर्मल हो गए थे वो शायद मैं डर मतलब पहली बार मुझे अकबक जैसा लग रहा था। मतलब ये वर्चुअल मैंने दिया नहीं है कभी, इसीलिए। अच्छा चलिए कोई ना, अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस ठीक लेवल है सर। अच्छा है, कंटेंट पे भी ठीक ठाक पकड़ है, अच्छा जाएगा इंटरव्यू। ऑल द ठीक है। बेस्ट विनायक, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक।